वेलकम बैक आवर चैनल गीक प्रो कोडर। आई एम रोहित। आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम बेसिकली देखने वाले हैं चेक कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट का सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे, चेक कांस्टेंट कैसे काम करता है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, और चेक कांस्टेंट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसका भी प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ उसका किस जगह पर उसका यूज़ होता है वो हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चेक कांस्टेंट का सिंटेक्स। तो सिंटेक्स बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा हार्ड सिंटेक्स नहीं होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस आपको क्रिएट टेबल लिखना है। अगर पिछले वीडियो आपने मेरा डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का और अगर नोटनल कांस्टेंट का मेरा वीडियो देखा है आपने तो आपके लिए बहुत ईजी है। उसके बाद आपको जो भी आप कॉलम का नाम देना चाहते हैं उस कॉलम का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको डेटा टाइप देना है। डेटा टाइप देने के बाद आपको किस कॉलम में लगाना है उस कॉलम का नाम, चेक लिखने के बाद उस कॉलम का नाम लिखना है। और जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू दे देना चाहते हैं। जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप अब चेक के साथ लगा सकते हैं जेंडर। जेंडर में क्या होता है, जेंडर में मेल होता है, फीमेल होता है और अदर्स होता है। 3 ही वैल्यू होता है उसमें। तो आप चेक देने के बाद वहाँ पर 3 वैल्यू दे सकते हैं, मेल, फीमेल और अदर्स। इससे क्या होगा कि आप 3 वैल्यू से ज़्यादा उसमें इंसर्ट ही नहीं होगा। उसके बाद आपको थर्ड सेकंड कॉलम का नाम आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। टेबल लेवल पर इसे कैसे लगाया जाता है चलिए वो देखते हैं। क्रिएट लिखना है, क्रिएट टेबल का नाम लिखना है, टेबल का नाम लिखना है। उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखना है। इसमें टेबल लेवल में थोड़ा इजी होता है क्योंकि इसमें जितना भी चीज़ होता है सबसे आगे हम डिफाइन करते हैं, लास्ट में हम लोग चेक कांस्टेंट लगाते हैं। तो कॉलम नेम, डेटा टाइप्स, कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम का नाम, डेटा टाइप्स, और इसके बाद आता है कांस्टेंट नेम। आप यहाँ पे ना है कांस्टेंट का, यहाँ पर आप कांस्टेंट का नाम भी दे सकते हैं। आप अगर कुछ स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। अब नाम देने का क्या फ़ायदा होता है हम लोग कल की नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखने वाले हैं। देने से क्या, नेम देने से क्या प्रॉफिट मिलता है। और ना नेम अगर नहीं भी देंगे, यहाँ पे अगर नेम कांस्टेंट का नाम नहीं भी देंगे तो ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको चेक लिखना है। उसके बाद अगर मोर देन 1 वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको कॉलम का नाम लिखना है, कॉलम का नाम लिखना है। उसके बाद इन कमांड के साथ वैल्यूज दे देना है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया है, नेम सी नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ मैंने लिखना था नेम, हो गया। तो ठीक है, इतना आपको करना है। तो यही होता है बेसिकली इसका सिंटेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सा कमांड आपको लिखना है। क्रिएट लिखना है पहले, टेबल, टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हैं तो मैं देता हूँ EMP1। ठीक है, EMP1 देने के बाद आपको कुछ कॉलम का नाम लिखना है तो हम लिख देते हैं EID। एक कॉलम का नाम लिख देते हैं। उसके बाद लिख देते हैं ई नेम करके कॉलम देते हैं। ठीक है, ई नेम, सॉरी यहाँ पे डेटा टाइप देना ज़रूरी है, ई नेम नंबर, और कॉमा देने के बाद एक और डेटा टाइप दे देते हैं जो कि है ई नेम। उसका डेटा टाइप देते हैं वर्कर 20 साइज दे देते हैं इसका। हम अभी टेबल लेवल लगा रहे हैं, उसके बाद हम कॉलम लेवल पर लगाएंगे। तो आगे टेबल लेवल वाला समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से कॉलम लेवल भी समझ पाएंगे। उसके बाद एक और कॉलम देते हैं हम लोग जेंडर। जेंडर दे देते हैं जेंडर में क्या स्टोर होगा, वर्कर। जेंडर में वर्कर स्टोर होगा, वर्कर इसका देते हैं 20 साइज 20। अब कॉमा, आपको पता होगा कि आप जब टेबल लेवल पर लगाते हैं तो आपको कॉमा देना पड़ता है, और कॉलम लेवल पर लगाते हैं तो आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम टेबल पर लगा रहे हैं। सिंपल से आपको लिखना है चेक लिखना है। उसके बाद किस कॉलम में आपको लगाना है तो हमको लगाना है जेंडर वाला कॉलम में, जेंडर वाला कॉलम में लगाना है। जेंडर वाला कॉलम में लगाने के बाद आपको कौन सा वैल्यू देना है, क्या वैल्यू देना है तो हम 2-3 वैल्यू देते हैं। पहला देते हैं मेल, दूसरा देते हैं फीमेल, और तीसरा जो वैल्यू देते हैं वो अदर्स। ये 3 वैल्यू देने के बाद आपको जो है से अपना ब्रैकेट बंद कर देना है। उसके बाद सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना है।
नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो EMP1 है वो पहले से ही बना हुआ है, तो हम इसे कर देते हैं EMP2। देख सकते हैं टेबल जो है से क्रिएटेड हो चुका है सक्सेसफुल। देख सकते हैं टेबल जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने जो वैल्यू दिया है, यह मैंने क्या दिया है, मेल, फीमेल और अदर्स। तो ये जो 3 वैल्यू है, आप जब जेंडर वाले वैल्यू में इंसर्ट करेंगे तो ये 3 वैल्यू के सिवा और कोई वैल्यू भी नहीं लेगा। तो चलिए इंसर्ट करते हैं, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। इंसर्ट इंच टेबल का नाम EMP2। उसके बाद आपको वैल्यूज कीवर्ड दे देना है, वैल्यूज कीवर्ड। उसके बाद आपको वैल्यू इंसर्ट करना है। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि आप जो है सो नंबर के लिए आप डबल सिंगल कोड यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एज योर चॉइस। वैल्यू देते हैं रोहित, कॉमा, यहाँ पर दे देते हैं मेल, यहाँ पर दे देते हैं मेल, ठीक है, मेल दे देते हैं, कॉमा, सेमीकोलन देने के बाद सिंपल इंटर कर दीजिए। इनवैलिड टेबल नेम, तो है टेबल नहीं होता। देख सकते हैं 1 रो क्रिएटेड हो चुका है। अब चलिए कुछ वैल्यू, इसका वैल्यू देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आया है इसका। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP2, ठीक है, EMP2। देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है, जेंडर में EID में 100 है, इनेम में रोहित है और जेंडर में जो है से मेल है। अब चलिए देखते हैं कि कुछ दूसरा वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। मेल के जगह पर मेल, फीमेल और अदर 3 वैल्यू तो ले लेगा। अब चलिए यहाँ राजा लिखते हैं, ठीक है, एक नाम हो गया। अब यहाँ देख सकते क्या दिखा रहा है, चेक कांस्टेंट गिग प्रोकोडर सिस। ये जो कांस्टेंट का नाम है, ये कांस्टेंट का नाम है ये वाला इवेल्युएट। मतलब कि आप 3 चेक कांस्टेंट अगर आप लगा देते हैं तो ये 3 वैल्यू को छोड़ करके, ये 3 वैल्यू जो आपने यहाँ पे दिया है, मेल, फीमेल और अदर्स, ये 3 वैल्यू को छोड़ करके और कोई भी वैल्यू अपने अंदर इंसर्ट नहीं करने देगा। यही इसका एडवांटेज है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि एज, लेस देन, ग्रेटर देन, जैसे कि अभी हम कॉलम लेवल पर लगा कर दिखाएंगे। तो चलिए कॉलम लेवल पर भी लगा लेते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कॉलम लेवल पर इसको लगा के देखते हैं। तो कॉलम लेवल पर कैसे लगाया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल का नाम। तो टेबल का नाम देते हैं EMP1। उसके बाद आपको कॉलम का नाम देते हैं, तो हम एक कॉलम देते हैं ई नेम दे देते हैं, कॉमा करके, फिर एक देते हैं एज दे देते हैं। और एज देने के बाद इसको यहाँ पर हम चेक कांस्टेंट क्या लगाएंगे, कॉलम लेवल पर लगाएंगे, टेबल लेवल पर नहीं लगाएंगे। तो कॉलम लेवल पर लगाने के लिए आपको कोई भी कॉमा नहीं देना है, और अगर टेबल लेवल पर लगाते हैं तो आप एक तो कॉमा देना कंपलसरी हो जाता है, तभी आपको पता चलेगा कौन टेबल लेवल पर है, कौन कॉलम लेवल पर है। तो यहाँ पर चेक लगा देते हैं। चेक आपको लिखना है, यहाँ पर आप कांस्टेंट का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं लिखते। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड, यहाँ पर एंड ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं। एंड एज इज़ लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। हमने 2 कंडीशन यहाँ पर दिया है कि एज होना चाहिए 18 और 25 से 18 से ज़्यादा, 18 या 18 से ज़्यादा, और 25 या 25 से कम। तो ये मैंने क्यों दिया, चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने रेलवे का फॉर्म भरा होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, तो वहाँ पर एक एज लिमिट होता है दिया हुआ कि आप 18 साल से 18 या 18 साल से ऊपर है, या 25 या 25 साल से कम है, चाहे कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर। आप ये मैंने कोई कंपलसरी नहीं कि इतना ही होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि 18 साल से ज़्यादा, 18 या 18 साल से ज़्यादा, या 25 साल से कम ही लोग उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंटर करते हैं सिंपल। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप देना भूल गया है, तो डेटा टाइप आपको देनी पड़ेगा। नंबर टाइप का डेटा टाइप देते हैं, और यहाँ पर नेम दिया है तो वर्कर टाइप का डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। डेटा टाइप आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। इतना करने के बाद सेमीकोलन दे देना है और बंद कर देना है। नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो नेम को हम चेंज कर देते हैं, EMP3 कर देते हैं, सिंपल। देख सकते हैं टेबल जो क्रिएटेड हो चुका है। तो टेबल जो क्रिएटेड हो चुका है, चलिए इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, DSC। और मेरे टेबल का नाम क्या था, EMP3 था मेरा टेबल का नाम, सिंपल। देख सकते हैं एज
ई नेम, इसमें आप कोई भी डुप्लीकेट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इस एज वाले में जो मैंने वैल्यू दिया है इसके बीच के ही वैल्यू को आप कोई डाल सकते हैं, इससे ना 18 से कम ना 25 से ज़्यादा। तो चलिए कुछ वैल्यू डालते हैं। इंसर्ट इंटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है मेरा, EMP3 है मेरा टेबल का नाम। वैल्यूज कीवर्ड दे देना है आपको, ठीक है। अब एक नाम दे देते हैं, नाम दे दिया मैंने गीक प्रो कोडर। और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ आप वैल्यू डालते हैं, हम डालते हैं 23, एज में डालते हैं 23, सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना है। 1 रो की रेटेड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रो की रेटेड हो चुका है। अब हम वैल्यू डालते हैं 18, ठीक है, 1 रो की रेटेड हो चुका है। अब हम वैल्यू डालते हैं 26, ठीक है, 25 तक वैल्यू ले लेगा उसमें। 26 डाला है, देखिए क्या रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि आप इसमें कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट गीक प्रो कोडर सिस, इस कांस्टेंट का नाम है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कांस्टेंट का नाम कैसे पता चलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कैसे कांस्टेंट को हम लोग डिलीट भी करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये जो कांस्टेंट मैंने लगाया चेक कांस्टेंट, वो चेक कांस्टेंट जो है सो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप 25 साल से ज़्यादा उम्र की, 25 साल से ज़्यादा का एज आप नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही 25 करते हैं, अब देख सकते हैं वैल्यू जो है से ले लिया। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं 17, ठीक है, 17 डाला। यहाँ क्या दे रहा है, चेक कांस्टेंट सिस, वही एरर फिर से दे रहा है, सेम वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 18 कर देते हैं, देख सकते हैं वैल्यू जो है से ले लिया। अब देख सकते हैं सेलेक्ट EMP3 आपको करना है, अब सिंपल इंटर कर देना। देख सकते हैं जो वैल्यू जो मैंने डाला है वो सारा वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसका रियल लाइफ एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो आपने कभी भी रेलवे का फॉर्म फिलअप किया होगा, चाहे बहुत सारे फॉर्म आते हैं, मैं बार बार रेलवे का एक ही एग्जांपल आप लोगों को बार बार देता हूँ। बहुत सारे आपको लोगों को फॉर्म मिलते होंगे, आपने बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो वहाँ पर एक एज रिस्ट्रिक्शन होता है या फिर जेंडर रिस्ट्रिक्शन होता है कि 3 जेंडर, आखिर जेंडर तो 3 ही टाइप का होता है, मेल फीमेल और अदर्स, 3 टाइप का ही जेंडर भरा जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, फिलअप करने के भी ऑप्शन नहीं देता, सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो वहाँ पर उस चेक कांस्टेंट में, चेक कांस्टेंट का नाम देने के बाद वहाँ पर सिंपल डाल दिया जाता है मेल फीमेल और अदर्स। और एज लिमिट वाला में क्या दिया जाता है, एज लिमिट में एक कंडीशन दिया जाता है कि आप अगर 18 साल से ज़्यादा और 24 साल 25 साल जितना भी मैक्सिमम लिमिट होगा उसका लिमिट उसमें डाला जाता है। और लिमिट डालने के बाद वहाँ पर अगर उसके बीच का कोई भी अगर आपका एज है तो वो ठीक है, अगर उससे कम उससे ज़्यादा आपका एज है तो वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि आप वहाँ पर जो इस फॉर्म के लिए या इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आप डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसी तरह से जो है चेक कांस्टेंट काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कांस्टेंट को कैसे देखते हैं, कैसे सीन करते हैं कांस्टेंट को, और कांस्टेंट को कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही देखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।